Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि H.C. वर्मा सर की किताब में से जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं उन सभी को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 रोटेशनल मैकेनिक्स, इसका जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। Question number 21. A cubical block of mass m and age a slide down a rough inclined plane of inclination theta with a uniform speed. Okay, surface कैसा है? Rough surface है. Find the torque of the normal force. Okay, हमें torque find out करना है normal force की वजह से acting on the block about its center. इसका जो भी आंसर है बहुत सारे लोगों ने गलत दिया है। ओके, सो देखते हैं कैसा हो सकता है ये। लेट अस इमेजिन दैट सिचुएशन इज लाइक दिस वन। दिस इज द इंक्लाइन सरफेस। ओके, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू थीटा। और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का मास है m और इसका जो भी साइड है एज है, इसका एज है a। ओके, ये क्यूबिकल ब्लॉक है तो सभी साइड सेम होंगे। अब यहाँ पे इसके मास की वजह से एक फोर्स एक्ट होगा। जो भी फोर्स एक्ट होगा दैट फोर्स एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस वन। ओके, ये जो भी फोर्स एक्ट होगा दिस फोर्स इज नथिंग बट द m इंटू जी। अब इस mg के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक along द इंक्लाइन सरफेस, दूसरा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस। अलॉन्ग इंक्लाइन सरफेस जो भी कंपोनेंट बन रहा है दिस शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ऑलरेडी हमने ये लिया है। और परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो भी कंपोनेंट होगा एम जी का वो होगा एम जी कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो भी एम जी है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और ये जो भी फोर्स है ये दोनों कंपोनेंट सेंटर से पास हो रहा है। अगर दोनों कंपोनेंट सेंटर से पास हो रहे तो इसके कारण इस ब्लॉक के ऊपर कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा। ओके, इतना तो क्लियर है। अब इस एम जी कॉस थीटा को एक कंपोनेंट नॉर्मल जो भी फोर्स है, ओके, नॉर्मल को क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। और नॉर्मल जो भी एक्ट होगा it is perpendicular to the surface, this is that normal. okay, so अब ये नॉर्मल है इन दिस वे। अब इस केस में देखिए, इस केस में ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है। नीचे अगर स्लाइड कर रहा है तो ये एम जी साइन थीटा के कारण नीचे आ रहा है क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। अब एम जी साइन थीटा के कारण ये अगर नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली ये सरफेस जो भी है रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस है तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा इन दिस डायरेक्शन। ओके, और इस डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होना चाहिए। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली कहाँ पे एक्ट होता है? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है इन बिटवीन दिस टू सरफेसेस। ओके, और इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? यहाँ पे है। समझ में आ रहा है कुछ? अब इस फोर्स के कारण इस ब्लॉक के ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क एक्ट होगा और वो टॉर्क कहाँ पे एक्ट होगा? सो डेफिनेटली एट द सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास इस सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है? तो आंसर इज दैट a/2, क्योंकि टोटल एज जो भी है वो a है तो ये डिस्टेंस जो भी होगा a/2 होगा। ओके, अब ये फ्रिक्शन फोर्स और ये डिस्टेंस इन दोनों में का एंगल कितना है? अगेन इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो भी टॉर्क एक्ट होगा इस केस में द टॉर्क इट इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर। ये सिंपल फॉर्मूला है। सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर। आर की वैल्यू होगा a/2 इंटू साइन थीटा और साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री होता है 1। ओके, अब एफ कितना होगा यहाँ पे? देखिए जो भी फ्रिक्शन फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इस ब्लॉक का जो भी मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है
मीन्स एक बार ये मोशन स्टार्ट हो गया है तो एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। ओके इस कंडीशन की वजह से ये दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम हो रहा है तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स। ओके तो एफ आर की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एम जी साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इनटू ए बाई टू इंटू 1 होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू एम जी ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक। अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स का एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि इस एम जी के कंपोनेंट की वजह से ही टॉर्क एक्ट हो रहा है। भैया ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एम जी साइन थीटा जो भी है वो सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट हो रहा है। अब जिस पॉइंट पे वो फोर्स से एक्ट हो रहा है तो वहां पे थोड़ी टॉर्क क्रिएट होगा। ओके तो एम जी साइन थीटा इस केस में इक्वल आ रहा है। क्यों इक्वल आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स के, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सरफेस के जो भी टोटल नेट फोर्सेस होंगे जीरो होना चाहिए। तो जीरो तभी होंगे जब हम फ्रिक्शन फोर्स को एम जी साइन थीटा से इक्वल करेंगे। तो इस केस में टॉर्क क्यों प्रोड्यूस हो रहा है और किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? नॉर्मल है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन। ओके अब सोचिए थोड़ा कि अगर फ्रिक्शन सरफेस रफ नहीं होता तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क एक्ट नहीं होगा, वो सिंपल स्लाइड करता है। ओके क्वेश्चन नंबर 22, अ रॉड ऑफ मास m and a length L laying horizontally is free to rotate about a vertical axis through its center. Okay, the situation is like this one. Let us imagine that there is a one rod like this one, और इस रॉड का ये सेंटर है। इस सेंटर में से एक एक्सिस पास हो रहा है। ओके वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, ऐसा कंसिडर करके चलिए वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब इस रॉड का जो भी लेंथ है वो है L और इसका जो भी मास है वो है M। इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी तक दिया है। देखते हैं नेक्स्ट, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड F acts on the rod at a distance of L/4 from the center. ओके तो यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ है L, सेंटर से लेके एक एंड तक का लेंथ होगा L/2। तो इन दोनों का सेंटर होगा ये वाला और इसका सेंटर से लेंथ होगा L/4, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है वो L/4 होगा। और इस L/4 पॉइंट के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में। ओके अब वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। अब जब फोर्स एक्ट होगा तो ये रोटेट होना होगा। द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉड, और जब ये मोशन में आ रहा है तो फोर्स हमेशा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एक्ट हो रहा है। ओके फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रॉड ड्यूरिंग द टाइम t आफ्टर द मोशन स्टार्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके सो देखिए कुछ देर बाद अगर हम टाइम लेते हैं t, इस टाइम के बाद इस फोर्स की वजह से इस रॉड का मोशन स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कुछ देर बाद ये जो भी पॉइंट है ये यहाँ पे हो सकता है। ओके जब ये मोशन स्टार्ट हो रहा है उस वक्त, तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे टोटल कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके सो टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है वो तो हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्रॉस R। सो दिस इज इक्वल्स टू F कितना वैल्यू है, F है यानी F का मैग्नीट्यूड जो भी है F ही दिया है। ओके फोर्स की वैल्यू, जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है L/4। सो डिस्टेंस है L/4 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ फोर्स और ये डिस्टेंस, इन दोनों में एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 डिग्री। सो दिस इज इक्वल्स टू F L/4। ये हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड, इतना टॉर्क वहाँ पे एक्ट हो रहा है। अब जब टॉर्क एक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट का
एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली टॉर्क एक्ट हो रहा है तो इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अब जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा, दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा। ओके, टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है, टॉर्क, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस कितना होना चाहिए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कंसिडर करेंगे आई। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क, इनमें रिलेशन क्या है। तो रिलेशन इज दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। ओके, सो अल्फा फाइंड आउट करते हैं तो अल्फा इज इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, टॉर्क की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, दिस इज इक्वल्स टू एफ एल बाय 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इट इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक एल कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा सो 3f अपॉन m इंटू एल। सो दिस इज नथिंग बट द एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता चल चुका है 3f अपॉन एम एल। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 0 है, क्योंकि मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा की वैल्यू कितना है 3f अपॉन एम एल इंटू टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3/2 f अपॉन एम एल इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ये होगा थीटा की वैल्यू, इतना एंगल उसने कवर किया होगा इतने टाइम में। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 23, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ मास 120 ग्राम एंड एज 5 सेंटीमीटर रोटेट्स अबाउट वन ऑफ द एज। ओके, एक एज में से वो एक्सिस पास हो रहा है और उसके अलॉन्ग वो रोटेट हो रहा है। If it has a uniform angular acceleration of 0.2 radian per second square, what torque acts on the plate? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। ओके, अगर फॉर्मूला आपको सीधा सीधा पता है तो आप यूज़ करके विद इन 2-3 स्टेप आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर प्लेट है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अब हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि मास जो भी है वो m है और इसका जो भी एज है वो है a, इसका एक साइड जो भी है वो है a। अब ऐसे केस में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस स्क्वायर प्लेट का अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स वन एज, ये जब रोटेट होगा इस डायरेक्शन में पूरा कंप्लीटली, तो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। द आंसर इज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर बाय 3। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो भी हम यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो नेक्स्ट 2 स्टेप है सिर्फ, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में हमें एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करना होगा। ओके, जो भी छोटा एलिमेंट मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ उस प्लेट का वो ऐसे होना चाहिए कि जिसके रिपीटेशन से वो पूरा प्लेट बनना चाहिए। सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट स्मॉल एलिमेंट। ये जो भी स्मॉल एलिमेंट है वो है x इतने डिस्टेंस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है वो है x इतने डिस्टेंस पे है, और इस स्मॉल एलिमेंट का जो भी थिकनेस है वो है dx। ओके, तो सबसे पहले हमें छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करना है, छोटा एलिमेंट हमें इमेजिन करना है। जो भी छोटा एलिमेंट हमने इमेजिन किया है उसके रिपीटेशन से वो पूरा बॉडी फॉर्म होना चाहिए, ऐसा ही छोटा एलिमेंट होना चाहिए। ओके, तो स्मॉल एलिमेंट जो भी हमने यहाँ पे इमेजिन किया है वो है इस टाइप का।
अब इस स्मॉल एलिमेंट का मास फाइंड आउट करते हैं। तो मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, सो मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट इट इज नथिंग बट द एम डैश विच इज इक्वल्स टू अब डेंसिटी जो भी इस स्क्वायर प्लेट की डेंसिटी होगा यानी टोटल मास अपॉन टोटल सरफेस एरिया इट इज नथिंग बट द ए स्क्वायर। सो दिस इज द डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दैट एरिया। सो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना होगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का साइड जो भी है वो है ए और इसका थिकनेस है डी एक्स। तो ए इंटू डी एक्स, सो दिस इज नथिंग बट द area of that small element. Area multiplied by density is nothing but the mass. So this is equals to a get cancel. So m upon a into dx. तो स्मॉल एलिमेंट का मास हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं अबाउट दिस वन, ओके, अबाउट गिवन एक्सिस कितना होना चाहिए। देखिए स्मॉल एलिमेंट जो भी है उसका हर एक पॉइंट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है x। तो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट आई डैश इज इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। और मास कितना है, इट इज एम डैश विच इज इक्वल्स टू m अपॉन a इंटू डी एक्स। ये होगा मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर और डिस्टेंस कितना है x, सो x का स्क्वायर, करेक्ट। ये होगा स्मॉल एलिमेंट का मास। अब on the basis of this data we can find out the moment of inertia of the whole square plate by integrating this equation। लिमिट कितना होना चाहिए, सो लिमिट होगा, अगर ये स्मॉल एलिमेंट मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो x की वैल्यू 0 होगा, यही स्मॉल एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो x की वैल्यू a होगा। सो देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन स्क्वायर प्लेट इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a। दीज आर द वेरिएबल्स, क्योंकि x की वैल्यू अगर ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे लेते तो x की वैल्यू होगा 0, अगर स्मॉल एलिमेंट में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो x की वैल्यू होगा a। सो देयरफॉर 0 टू a, ये एज इट इज m अपॉन a इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू m अपॉन a बाहर निकलेगा, m अपॉन a बाहर निकल गया, यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होगा एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट्स क्या है 0 टू a। जब ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू आएगा m a क्यूब बाय 3 अपॉन 3a। सो a गेट कैंसिल, तो m a स्क्वायर बाय 3, ओके। तो जो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिया है वही यहाँ पे आ गया है। अब हमें इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल चुका है अबाउट गिवन एक्सिस, ओके। तो अब हमें यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट करना है। अब टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हमें अल्फा चाहिए, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि दिया है, इट इज इक्वल्स टू 0.2। तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, ओके, विच इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितना है m a स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इट्स अ 120 ग्राम। सो 0.12 kg में अगर लेते हैं तो a की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर करना है, तो दिस इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। ये होगा a स्क्वायर की वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 इंटू अल्फा की वैल्यू कितना है 0.2 रेडियन पर सेकंड। जब इस पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड टॉर्क, ओके। सो ये फाइनल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द स्क्वायर प्लेट ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ इट रोटेट्स अबाउट अ डायगोनल विद द सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। तो वही स्क्वायर प्लेट लेना है, उतनी ही एंगुलर एक्सेलरेशन से वो रोटेट हो रहा है, लेकिन अब एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा डिफरेंट है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस वन, इट इज अलोंग द डायगोनल, ओके। तो अलोंग डायगोनल स्क्वायर प्लेट का जिसका मास है m, जिसका रेडियस है, सॉरी जिसका साइड है a, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायगोनल कितना होता है वो हमें पता है, विच इज इक्वल्स टू m a स्क्वायर बाय 12।
So moment of inertia about of a square plate about its diagonal is equals to ma square by 12। अगर नहीं पता तो इसके पहले के प्रॉब्लम में जैसे सॉल्व किया है वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके नहीं तो और एक यहाँ पे सिंपल करना है आपको बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट कितना आता है, जब वो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है तो इट इज इक्वल टू ma स्क्वायर बाय 6 आता है। ओके अब स्क्वायर प्लेट है तो अलग डायगोनल वो सिमेट्री होगा, तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके भी वो वैल्यू इतना ही आएगा ma स्क्वायर बाय 12। ओके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट अबाउट दिस एक्सिस हमें पता चल चुका है। अब सिंपल टॉर्क वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। ओके फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वैसा ही रोटेशन मैकेनिक्स में टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा लेंगे हम। ओके तो अल्फा की वैल्यू दिया है 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ma स्क्वायर बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ओके सो 0.2 a की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने ऑलरेडी इसकी वैल्यूज लिए हैं, ये वाले दोनों। ओके वही वैल्यू अभी यहाँ पे यूज़ करना है। सो इसका वैल्यू कितना है m का, सो 0.12 इंटू a की वैल्यू कितना है, सो 5 सेंटीमीटर था तो 25 इंटू 10⁻⁻4 ले लेंगे अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। और इसको आसान बनाना है तो इसके पहले हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, उसमें डिवाइडेड बाय 3 था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 है। अरे जो भी आंसर प्रीवियस प्रॉब्लम में आया उसे डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए तो फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें, विच इज़ इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अ फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg मीटर स्क्वायर is rotated at a speed of 16 radian per second. Okay, because of the friction at the axle it comes to rest in 5 minutes. Okay, 5 मिनट में वो रेस्ट पे आ रहा है। उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना था, 60 रेडियन पर सेकंड। फाइंड ए द एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन। ओके हमें एवरेज टॉर्क फाइंड आउट करना है। सेकंड the total work done by the friction, and third find out करना है the angular momentum of the wheel 1 minute before it stop। ओके तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी है। तो सबसे पहले हम एवरेज टॉर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। अब टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए ओके हमें यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। देखिए अब इस प्रॉब्लम में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो भी है इट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट गिवन, इट इज इक्वल्स टू 60 रेडियन पर सेकंड। फाइनल जो भी एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 है। टाइम कितना दिया है विच इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स को सेकंड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो होगा 300 सेकंड, 300 सेकंड्स। ओके अब इतने सारे चीज़ें यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है 5 kg मीटर स्क्वायर। ओके तो सबसे पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। द एंगुलर एक्सेलरेशन जो भी होगा अल्फा विच इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। अब चेंज इन ओमेगा कितना है, इनिशियल इतना था, फाइनल 0 है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू होगा 60 अपॉन 300। दिस इज इक्वल्स टू 1/5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो भी एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन एक्चुअली दिस इज अ डी एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम कम होती जा रही है। ओके सो 1/5 यानी 0.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके अब इसके बेसिस पे हम टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा
ओके, सो आई की वैल्यू कितना दिया है, इट इज़ अ 5 kg मीटर स्क्वायर, सो 5 इंटू अल्फा की वैल्यू कितना है 1/5 रेडियन, 1/5, सो दिस इज इक्वल्स टू टॉर्क की जो भी वैल्यू होगा 1 न्यूटन मीटर होगा। ओके, तो पहले इसका आंसर हमें मिल चुका है ए का, इसकी वैल्यू आता है 1 न्यूटन मीटर। ओके, अब सेकंड फाइंड आउट करते हैं, द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इट इज नथिंग बट द आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो टोटल वर्क डन जो भी होगा दिस इज इक्वल्स टू 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, और जो भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि पूरे प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है, काइनेटिक एनर्जी जो भी लॉस हो रहा है दिस इज नथिंग बट द वर्क डन, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, सो दिस इज इक्वल्स टू, तो इनिशियल जो भी टोटल वर्क डन, फाइनल वर्क डन 0 होगा, इनिशियल जो भी वर्क काइनेटिक एनर्जी वो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो हाफ इंटू आई की वैल्यू कितना है 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो 60 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, ये आएगा 9000 जूल, विच इज इक्वल्स टू 9 किलो जूल। ये हो गया वर्क डन, एंड सेकंड इसका भी आंसर हमें मिल चुका है, विच इज इक्वल्स टू 9 के जूल। थर्ड, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप। ओके, सो 1 मिनट पहले उसका एंगुलर मोमेंटम कितना था, जब मोशन स्टार्ट हुआ था उस वक्त उसकी टोटल मोशन कितने देर के लिए हो रहा है, 5 मिनट के लिए हो रहा है। ओके, तो जब मोशन स्टार्ट हुआ उससे हमें 4 मिनट के बाद का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो 4 मिनट के लिए हम टाइम कंसिडर करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 60, इट इज इक्वल टू 240 सेकंड, 240 सेकंड बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना है वो हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर दैट वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओके, सो ओमेगा नॉट कितना था, इट इज इक्वल्स टू 60 रेडियन। अब एंगुलर डी एक्सेलरेशन हो रहा था इसलिए माइनस, और अल्फा की वैल्यू कितना है 1/5, सो टी की वैल्यू कितना है 240 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 12 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा की वैल्यू जो भी है 4 सेकंड बाद, 4 मिनट बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू 12 रेडियन पर सेकंड। इनिशियल कितना था 60। ओके, तो 4 मिनट के बाद का एंगुलर वेलोसिटी पता चल चुका है, हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर मोमेंटम जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, इट्स अ 5 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितना है 12, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 60 होना चाहिए, 60 क्या kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सो दिस इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम 60 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस तरीके से रोटेशनल मैकेनिक्स के 25 क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।